नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक्सपर्ट नॉलेज के इस पोर्टल पर। और आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर फर्स्ट एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम के बेसिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड मैंने एक और वीडियो बना दी है, अगर आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे गुड्स के बारे में। गुड्स यानी वस्तु। ओके, गुड्स यानी वस्तु। अगर हम बात करें तो इसको हम दो बेस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला तो इसके यूज के बेस पर, ठीक है, और सेकंड इसकी ड्यूरेबिलिटी की, ड्यूरेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। अगर हम इसके यूज के ऊपर इसको क्लासिफाई करें तो हम कह सकते हैं कि जो गुड्स है वो दो तरह के हो सकते हैं। पहला इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, हिंदी में से मध्यवर्ती वस्तु बोलेंगे। और सेकंड हम बोल सकते हैं फाइनल गुड्स, यानी कि अंतिम वस्तु। क्लियर? तो मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु में क्या फर्क है अभी हम देखते हैं। जो आपका मध्यवर्ती वस्तु है वो एक्चुअल में यूज होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू गुड्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक मिल्क है। मिल्क को अगर कोई हलवाई खरीदता है तो वो उसको कंज्यूम तो नहीं करेगा, वो क्या करेगा, उसका यूज करेगा किसमें, मिठाई बनाने में, स्वीट्स बनाने में। तो यानी कि जो मिल्क है यहाँ पर वो एक मध्यवर्ती वस्तु यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि मिल्क का यूज किसमें हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ स्वीट्स। यानी जिस भी वस्तु का यूज दूसरे वस्तु के फॉर्मेशन में यूज होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि द गुड्स विच आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट गुड्स, यानी उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स, यानी कि मध्यवर्ती वस्तु बोलेंगे। अंतिम वस्तु, अंतिम वस्तु क्या होता है, जिसका हम और यूज नहीं करने वाले हैं, वो अब फाइनल स्टेज पे है, वो कंज्यूम होने वाला है। जैसे वही मिल्क अगर किसी घर में जाता या फिर कोई हाउस लेडी से खरीदती तो वो तो उसका फॉर्मेशन में यूज नहीं करती, वो उसको कंज्यूम कर लेती, ठीक है। तो वो क्या है, अंतिम वस्तु यानी कि फाइनल गुड्स। क्वेश्चन पेपर में ये 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स। हम इस क्वेश्चन के ऊपर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम जान लेते हैं कि ड्यूरेबिलिटी के ऊपर अगर हम इसके बेस पर देखें तो कितने टाइप्स के गुड्स होते हैं। तो इसके हिसाब से भी 3 टाइप्स के गुड्स होते हैं। पहला होता है ड्यूरेबल, ठीक है। सेकंड होता है सेमी ड्यूरेबल, और थर्ड होता है नॉन ड्यूरेबल। ठीक है, हिंदी में बोल सकते हैं इसे टिकाऊ, इसे अर्ध टिकाऊ, और इसे गैर टिकाऊ। ठीक है, टिकाऊ का मतलब जो कुछ ईयर अभी चलने वाला है, जैसे फर्नीचर्स हो गए, अलमीरा हो गए, ये सारे जो फर्नीचर्स है ये कुछ साल चलते हैं, ठीक है, या फिर कई बार तो बहुत साल चल जाते हैं। तो जो चीजें ड्यूरेबल है, मतलब जिनकी लाइफ टाइम जो है वो बहुत ज्यादा होती है, उसे हम क्या बोल सकते हैं, ड्यूरेबल गुड्स। सेकेंड है सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल का मतलब कि ये 2 से 3 दिन तक चलती हैं, जैसे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अगर आप लेकर आओ तो बिजली 2 से 3 दिन तक क्या हो जाएंगी, चल जाएंगी। तो इसे हम बोलेंगे सेमी ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल, इसका मतलब ये ज्यादा टाइम तक नहीं चलेंगी, ठीक है, ज्यादा टाइम तक ये नहीं चलेंगी। और अगर ये ज्यादा टाइम तक नहीं चली तो ये जल्दी खराब हो जाएगी, और अगर ये जल्दी खराब हो गई तो ये क्या है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स है, यानी गैर टिकाऊ वस्तुएं। क्लियर है? अभी हम बात करते हैं, जो मैंने अभी आपको कहा था कि क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि इंटरमीडिएट्स और फाइनल गुड्स में डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो हम इसको भी एक बार देख लेते हैं। इंटरमीडिएट वर्सेस फाइनल गुड्स, ठीक है। तो इंटरमीडिएट वर्सेस फाइनल गुड्स, सबसे पहले तो हम इनकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। हमें पता है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो क्या है, वो यूज होते हैं फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट गुड्स, यानी वे वस्तुएं जिनका यूज दूसरे वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, मध्यवर्ती वस्तु, यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स। और फाइनल गुड्स क्या होते हैं,
वे वस्तु जिनका यूज किसके द्वारा, कंज्यूमर है, ठीक है, जो कंज्यूमर है जो उस वस्तु का यूज कर लेता है उसे क्या बोलेंगे, फाइनल गुड्स, ठीक है। तो पहला तो हमें पता है कि क्या होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट गुड्स, ठीक है, यानी कि जो दूसरी वस्तु है उनके निर्माण में इसका यूज होता है। और ये क्या होता है, कंज्यूम बाय कंज्यूमर, क्लियर है। सेकंड, अब देखिए इंटरमीडिएट जो गुड्स होते हैं, मान लीजिए आपने मिल्क 50 रुपए लीटर के हिसाब से खरीदा, लेकिन जब आप उसका स्वीट बनाएंगे तो क्या वो भी आप 50 के हिसाब से बेचेंगे, ऑब्वियसली नहीं। तो यानी कि इसमें क्या होता है, वैल्यू एडिशन होता है। क्या होता है, वैल्यू एडिशन, बट इसमें वैल्यू एडिशन नहीं होता है, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, मूल्य वृद्धि होती है और इसमें मूल्य वृद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट, अब इंटरमीडिएट जो गुड्स होते हैं उनका भी उत्पादन जारी रहेगा, ठीक है, यानी उनसे नई वस्तुओं का निर्माण जारी रहेगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि दीज आर अंडर प्रोडक्शन लाइन, प्रोडक्शन लाइन के अंडर है ये, ठीक है, यानी कि अभी इनसे उत्पादन जारी रहेगा, यानी ये उत्पादन सीमा रेखा के अंदर है, ठीक है, और ये निकल चुकी है बाहर, ये अंडर नहीं है अभी, ठीक है। नेक्स्ट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों, क्योंकि हम इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, डू नॉट इंक्लूड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में हम जो इंटरमीडिएट गुड्स है उनको इंक्लूड नहीं करते हैं, जबकि हम फाइनल गुड्स को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स की एग्जांपल की बात करें तो क्या बोल सकते हैं हम, मिल्क मिल्क सोल्ड टू अ स्वीटमैन, ठीक है, यानी ऐसे व्यक्ति जो मिठाई बनाता है उसको अगर हम मिल्क बेचते हैं तो क्या होगा, वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो मिल्क सोल्ड टू हाउस होल्ड, ठीक है, यानी किसी घर को मिल्क बेचना क्या हो सकता है, वो फाइनल गुड्स हो सकता है, ठीक है। पेपर में 4 नंबर का आ सकता है, तो आपको ये डिफरेंशिएट पता होने चाहिए कि इन दोनों में क्या डिफरेंशिएट होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकम के फ्लो के बारे में। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है, फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है, यानी 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह, ठीक है, 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह, ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में जानेंगे, ये भी 2 से 3 मार्क्स का जो है पेपर में आ जाता है। तो ये क्या है, 2 सेक्टर इकोनॉमी है। 2 सेक्टर यानी यहाँ पर नाम से पता चल रहा है कि हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर होंगे, 2 सेक्टर होंगे। तो जो पहला सेक्टर होगा उसे हम बोलेंगे हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर यानी कि घरेलू क्षेत्र, और सेकंड होगा फर्म सेक्टर यानी कि उत्पादक क्षेत्र। अब देखिए ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है और जो फर्म सेक्टर है, यहां पर जो जितनी भी चीजें आती है वो कहां से आती है, हाउस होल्ड सेक्टर से, ठीक है। अब हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं ना, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो जो जमीन है यानी लैंड है या फिर लेबर है या फिर कैपिटल है या फिर एंटरप्रेन्योर है,
ये सारे के सारे कहां से जाएंगे, हाउस होल्ड सेक्टर से किधर फ्लो करेंगे, फर्म में। ठीक है, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, ये सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहां से फ्लो करेंगे, हाउस होल्ड से किस तरफ, फर्म की तरफ। अब फर्म में जैसे ये सब चीजें एक साथ आ जाएंगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, और जो प्रोडक्शन होगा किस चीज का, गुड्स या फिर सर्विस का, तो जो भी गुड्स और सर्विस होगा वो कहां जाएंगी, वो फर्म किसको बेच देगी, हाउस होल्ड सेक्टर को। ठीक है, जो भी इसने गुड्स या फिर सर्विस, जो भी इसने गुड्स और सर्विस फॉर्म बनाया है, ठीक है, फॉर्मेशन किया है, उसको किसे बेच देगी, हाउस होल्ड सेक्टर को। अब अगर हाउस होल्ड सेक्टर ने गुड्स और सर्विस को खरीदा है तो ऑब्वियसली इसके लिए पेमेंट भी करेगी, है ना, तो क्या करेगी, ये पेमेंट करेगी, क्या करेगी, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, गुड्स और सर्विस के लिए क्या करेगी, पेमेंट कर देगी। अब फर्म के पास पैसा आ गया है ना, फर्म के पास पैसा आ गया तो फर्म अब इनके बदले भी तो जो भी जैसे लैंड है उसके बदले रेंट देना है इसको, लेबर है उनको वेजेस सैलरीज देना है, कैपिटल है उसके बदले इंटरेस्ट देना है, और अगर खुद है एंटरप्रेन्योर है तो भाई प्रॉफिट भी कमाना है ना। तो जो पैसा आया अब इसको कहां फिर से फ्लो करवा देगी, हाउस होल्ड सेक्टर में। किसमें, लैंड है तो किसमें, रेंट के रूप में, अगर लेबर लिया है तो वेजेस और सैलरीज के रूप में, कैपिटल लिया है तो इंटरेस्ट के रूप में, और एंटरप्रेन्योर है खुद तो प्रॉफिट के रूप में। ठीक है, अब यहां पर आपको याद रखना है कि ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरेस्ट, ये है, इसे बोलेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और आपका जो ये है फर्म, जो ये रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इसे बोलेंगे पेमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया। अब देखिए यहां पर हमें कुछ मानकर चलना है। पहला क्या, कि यहां पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं। ठीक है, आप देखते हैं गवर्नमेंट कहीं नहीं है, टैक्स कहीं नहीं लगा है, ठीक है, कहीं कंसेशन नहीं मिला है, तो पहला जो मान्यता है वो क्या है यहाँ पर, कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। दूसरा, कोई बाहरी लेन देन नहीं है, विदेश भी तो नहीं है ना, यहाँ पर हमने बस हाउस होल्ड से फर्म में फ्लो कर दिया या फर्म से हाउस होल्ड में फ्लो कर दिया है, तो कोई अब्रोड भी नहीं है, यानी हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो टोटली क्लोज्ड है, बंद अर्थव्यवस्था है। ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी है यहाँ पर। नेक्स्ट, आपका जो फर्म या फिर हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म या फिर हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग्स नहीं कर रहा है। देखिए जितना इसने कमाया उतना खर्च कर दिया, हाउस होल्ड ने पैसे इसको दिया और इसने किसको दे दिया, वापस हाउस होल्ड को कर दिया। ठीक है, तो ये जितना भी कमा रहे हैं वो खर्च नहीं कर रहे। ठीक है, अब कई बार पेपर में आ जाता है कि एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी विद बैंक। यहां तो बैंक नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपसे पेपर में पूछ ले विद बैंक, तो विद बैंक में आपका एक सिंपल बीच में एक एंटिटी आ जाएगा, बैंक। यानी कि अब जो हाउस होल्ड है वो सेविंग्स करेगी और अपनी सेविंग्स को कहां रख देगी, बैंक में रख देगी। ठीक है, अब बैंक उस सेविंग का क्या करेगा, बैंक तो आपको इंटरेस्ट भी दे रहा है ना, और फिर आपका पैसा भी अपने पास रख रहा है, तो उसको तो कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपने जो सेविंग्स दी है उसको इन्वेस्ट कर देगा, कहां, फर्म सेक्टर में, ताकि उसको वहां से इंटरेस्ट मिले और उसमें से कुछ इंटरेस्ट वो आपको दे सके। तो यानी आपको यहां से आपको याद रखना है कि जो सेविंग्स होता है वो जस्ट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, ये इक्वल टू का साइन नहीं है। ठीक है, बट हम मानकर चलते हैं कि जो सेविंग है वो क्या, इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है। ठीक है, आई होप कि आप आज का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।